प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हमारे व्याकरण का टॉपिक है क्रिया क्या है, उसके भेद क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी वाक्य में जब तक क्रिया नहीं हो सकती वह वाक्य पूर्ण नहीं कहलाता। जिस वाक्य में या जिस वाक्य के शब्द समूह में क्रिया नहीं होती उसे हम पूर्ण वाक्य की उपलब्धि नहीं कह सकते, उसको सिर्फ हम एक वाक्यांश कह सकते हैं। क्रिया है क्या? वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का भाव होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में या तो कोई क्रिया करने वाला होता है या फिर वह क्रिया अपने आप ही होती हुई प्रतीत होती है। कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं, कुछ क्रियाएं प्रकृति के द्वारा स्वतः ही हो जाती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं जो इस शर्त से भी नहीं होती और इस शर्त से भी नहीं होती, बल्कि उसमें एक आभास होता है कि क्रिया हो रही है। जैसे हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। मोहन खाना खा रहा है। अब यहाँ खाना क्या है? ये क्रिया है। दूसरा वाक्य है हवा चल रही है। अब ये इस क्रिया को कोई कर नहीं रहा है, बल्कि इसमें क्या आभास हो रहा है? हवा की बहने की क्रिया का आभास हो रहा है। एक तीसरा वाक्य और है, पुस्तक अलमारी में है। अब यहाँ पुस्तक पहले से ही अलमारी में है और जब हम इसको बोल रहे हैं तब उस क्रिया के होने की संभावना हमें प्रतीत होती है। इस प्रकार पहले वाक्य में मोहन खाना खा रहा है, खाने की जो क्रिया है वो मोहन कर रहा है। दूसरे वाक्य में हवा चल रही है, इसमें मनुष्य कोई भी क्रिया स्वयं नहीं करके प्रकृति स्वयं ही उस क्रिया को कर रही है। और जो तीसरी क्रिया का उदाहरण हमारे पास है, पुस्तक अलमारी में है। ये क्रिया उसी समय घटित नहीं है, बल्कि पुस्तक पहले से अलमारी में है, लेकिन जब कोई पूछने वाला पूछता है कि इस नाम की जो पुस्तक थी वो कहाँ है, तो वो बताता है कि पुस्तक अलमारी में है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिया पहले से ही वहाँ पर है, लेकिन हमें बताने के समय उस क्रिया का आभास होता है। अब आप ये भी जान चुके हैं कि क्रिया एक वाक्य में होना क्रिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना क्रिया के वाक्य की संभावना ही नहीं की जा सकती। अब हम क्रिया के भेद जो हो सकते हैं अलग अलग रूपों में। एक तो हो सकते हैं क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, जो हमारे 9वें और 10वीं के पाठ्यक्रम में भी हैं। दूसरा क्रिया का हम भेद कर सकते हैं संरचना के आधार पर, और तीसरा हम क्रिया का भेद कर सकते हैं अर्थ की पूर्णता के आधार पर। हम इन सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देख ले कि संरचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से किन किन रूपों में क्रिया हो सकती है। पहला है धातु के आधार पर क्रिया। आप सभी जानते हैं जो संस्कृत में हमारे धातु हैं, धातु से ही क्रिया का रूप बदलता है, और उसमें भी दो प्रकार की धातुएं होती हैं। एक धातु होती है कृदंत, एक होती है नाम धातु। कृदंत का मतलब जो क्रिया के अंत में हम प्रत्यय लगा करके अनेक क्रियाओं के रूप बनाते हैं, वो कृदंत क्रिया होती है।
नाम धातु का अर्थ मतलब ये है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के आगे हम प्रत्यय लगा करके उस धातु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से धातु के आधार पर भी क्रिया दो होती हैं, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया। अगला एक संरचना के हिसाब से प्रकार हो सकता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संयुक्त मतलब दो तीन क्रियाएं इकट्ठी आना। वह खा पी कर सो गया है, इस प्रकार से। तीसरी हो सकती है परिणार्थक क्रिया। ये वो क्रिया होती है कि जो क्रिया करने वाला मुख्य करता है वो कार्य स्वयं न करके दूसरे के द्वारा उस कार्य को पूर्ण करवाता है, लेकिन कार्य पूर्ण करवाने का जो मुख्य भूमिका होती है वो कर्ता की होती है, लेकिन कार्य किसी दूसरे से करवाया जाता है। जैसे मालिक धोबी से कपड़े धुलवाता है। अगला है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया का मतलब है एक क्रिया अभी अभी हुई है, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई है। जो पहले अभी अभी घटित हुई है उस क्रिया को हम तात्कालिक क्रिया बोलते हैं। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया जो पहले से पूर्ण होकर के दूसरी क्रिया शुरू हो चुकी है उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक होती है मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो मुख्य काम करता है, जो कर्ता जिस क्रिया को मुख्य रूप से मानता है या जिस पर जोर देता है वो मुख्य क्रिया होती है, और उसके रूप में जो क्रियाएं उसके साथ लगी होती हैं वो उसकी सहायक क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार संरचना के आधार पर एक क्रिया का प्रकार धातु के आधार पर हो सकता है, जिसके दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। एक संयुक्त क्रिया भी हो सकती है जिसमें कई क्रियाएं एक साथ होती हैं। परिणार्थक क्रिया जो कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे के द्वारा उस कार्य को करवाता है। पूर्वकालिक क्रिया जैसे पूर्व में घटित हुई क्रिया उसके बाद दूसरी पूर्ण क्रिया। तात्कालिक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब इनको हम बारी बारी से उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम जिक्र करेंगे या चर्चा करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं। इसके कर्म के आधार पर दो भेद हैं, इसके आपके सामने सब देख रहे हैं। ये संरचना के आधार पर हैं, अर्थ की पूर्णता के आधार पर भी क्रिया के दो भेद हैं, एक पूर्ण क्रिया और एक अपूर्ण क्रिया। वो भी हम जिक्र करेंगे कि पूर्ण क्रिया कौन सी होती है और अपूर्ण क्रिया कौन सी होती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हो सकते हैं। पहला भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कर्म के साथ जिस क्रिया के घटित होने में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के घटित होने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए उदाहरण, नरेश दौड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बच्चा रोता है। ये सभी की सभी क्या है? अकर्मक क्रिया। नरेश दौड़ रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं इस वाक्य में। चिड़िया उड़ रही है, इस वाक्य में भी कोई कर्म नहीं है। बच्चा रोता है, इस वाक्य में भी कोई कर्म नहीं है। इसलिए सभी क्रियाएं उड़ रही हैं, रोता है, दौड़ रहा है, ये सब के सब अकर्मक क्रिया यानी बिना कर्म वाली क्रियाएं। अब सकर्मक क्रिया, मोहन पत्थर लिखता है, मोहन पानी पीता है, सीता गीत गाती है। अब देखिए मोहन क्या है इसमें? कर्ता, और क्रिया क्या है? लिखना, और कर्म क्या है? पत्थर। मोहन क्या पीता है? पानी। सीता क्या गाती है? गीत। और मोहन क्या लिखता है? पत्थर। यानी जहाँ हमें क्या का उत्तर वाक्य में मिल जाए वहाँ हमें कर्म को मान लेना चाहिए। कर्म हो वहीं उस वाक्य में ही कर्म मौजूद होता है। जैसे इन तीनों वाक्यों में मोहन क्या लिखता है? पत्थर। मोहन क्या पीता है? पानी।
सीता क्या गाती है, गीत। और यहाँ पर देखिए दौड़ने का कोई क्या का जवाब हमें नहीं मिलेगा। नरेश दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, ये करता है, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है। उड़ रही है, उड़ तो रही है, कौन, चिड़िया उड़ रही है, लेकिन ये कौन का जवाब है, लेकिन क्या का जवाब इसमें नहीं है। रो रहा है क्या, बच्चा, बच्चा कौन, यहाँ क्या है, करता है, कर्म वहाँ नहीं है। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके हमें कर्म की संभावनाएं नहीं हो सकती, जैसे तैरना, उड़ना, सोना, पहनना, जिनके यदि हम क्या का जवाब उसमें जानना चाहें कि क्या रो रहा है, क्या तर रहा है, क्या उड़ रहा है, तो उसमें हमें क्या का जवाब नहीं मिलता। और जहाँ पर हमें क्या का जवाब नहीं मिलता वहाँ हमारा क्या होता है, वो सब की सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और जब हमें वाक्य में क्या का जवाब मिलता है, यानी क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। इसलिए कर्म के हिसाब से क्रिया के दो रूप हैं, अकर्मक और सकर्मक। और दोनों को आपने उदाहरणों से समझ लिया होगा। मोहन पत्थर लिखता है, क्या लिखता है, पत्थर। सीता गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है। यदि हम इसी को लिख दें कि सीता गाती है, तो फिर क्या हो जाएगा, गाना भी, इसमें कर्म नहीं रहेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो क्रियाएं प्रकृति द्वारा स्वतः घटित होती हैं वो सभी क्रियाएं अकर्मक होती हैं। जैसे पेड़ से डाली टूट गई है, हवा से पेड़ गिर गया है, यानी जो प्रकृति के द्वारा अपने आप ही जो क्रियाएं घटित हुई हैं या स्वचालित हुई हैं या स्वचालित होकर के पूर्ण हो गई हैं, उस सब की सब क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं, उसमें कर्म नहीं होता। ये एक ध्यान रखने की बात है। और कोई क्रिया जिस पर जोर देती है वो दो ही होते हैं, या तो क्रिया जोर देगी कर्ता पे या फिर कर्म पे। पूरे वाक्य में क्रिया का जो दबाव होता है वो सिर्फ कर्ता और कर्म पे ही होता है, और कई बार कर्म न होने पर वो कर्ता पर दबाव देती है। यानी वाक्य में क्रिया का कर्ता और कर्म के साथ सीधा सीधा संबंध होता है। हमने चर्चा की थी कि क्रिया कर्म के आधार से दो प्रकार की हो सकती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब हम सकर्मक क्रिया है उसके अंदर भी एक से अधिक कर्म की संभावना है, उसमें एक से ज़्यादा कर्म भी हो सकते हैं। उन कर्मों को हम कैसे पहचानेंगे, वो कर्म कहाँ आपको वाक्य में दिखाई देंगे। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया में, जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हो। नीलम पुस्तक पढ़ती है, इसमें पुस्तक सिर्फ एक कर्म है। सीता नृत्य करती है, इसमें नृत्य एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, राम ने श्याम को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, एक कर्म तो पुस्तक है। अब आप सब जानते हैं कि कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या है, को। दूसरा कर्म कौन सा है, श्याम। एक कर्म कौन सा है, पुस्तक। एक कर्म को हम क्या से प्राप्त करेंगे कि इस राम ने श्याम को क्या दिया, पुस्तक। श्याम को एक कर्म के साथ को लगा मिलेगा और एक बिना कारक चिन्ह के या बिना विभक्ति चिन्ह के आपको वो चीज़ दिखाई देगी, जो क्या लगाने से हमें या क्या प्रश्न पूछने से हमें प्राप्त होगी। दूसरे वाक्य में देखिए, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। अब देखिए क्या पकड़वा दिया, चोर। अब देखिए को व्यक्ति किसको पकड़वा दिया, पुलिस को। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि जो द्विकर्मिक क्रिया होती है उसमें जो क्रिया है वो दोनों ही कर्मों से संभव है। जब तक दोनों कर्म साथ साथ नहीं होंगे तब तक वो क्रिया संपन्न नहीं होगी। यहाँ राम ने, श्याम जब तक नहीं है तो पुस्तक देने का कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक किसको दी जा रही है, श्याम को। यानी जो चोर का पकड़वाने का कार्य है जब तक पुलिस नहीं होगी तब तक संभव नहीं होगा। यानी इसमें एक कर्म चोर है तो दूसरा कर्म क्या है, पुलिस है। एक
कर्म को हम क्या से प्रश्न करके जान पाएंगे, क्या पकड़वा दिया चोर, और दूसरे को हमें को व्यक्ति को देख करके उस कर्म को पहचान पाएंगे। इस प्रकार कोई वाक्य एक कर्म का भी हो सकता है। कई कई वाक्यों में हमें दो दो कर्म भी एक साथ देखने को मिलते हैं, जिसकी पहचान हमें क्या से और को से करते हैं। एक का हम क्या का प्रश्न करके जान जाते हैं कि इसमें कर्म क्या है, और दूसरे को विभक्ति से हम उसको पहचानते हैं कि हमारा कर्म ये है। अब क्रिया की पूर्णता के आधार पर मैंने बताया था कि एक तो क्रिया के प्रकार संरचना के आधार पर, एक कर्म के आधार पर, और एक क्रिया की पूर्णता के आधार पर। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि एक क्रिया होती है पूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया मतलब क्रिया पूर्ण। लड़का सोता है, सीधी सीधी बात है, लड़का सो रहा है। लड़का पढ़ता है, शाम खाता है, मोहन जाता है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ये सब के सब क्या है? पूर्ण क्रिया है। लेकिन अपूर्ण क्रिया कैसे हो सकती है? अपूर्ण क्रिया जब तक उसके अंदर कोई संज्ञा पद न आ जाए, यानी कोई उसमें पद नाम ना आ जाए, तब तक वो क्रिया पूर्ण नहीं समझी जाती। इसको देखिए, अजीत श्याम को मूर्ख समझता है। अब देखिए, कल्पना कीजिए, इस मूर्ख को यदि हटा दिया जाए, क्रिया इसमें क्या है? अजीत श्याम को समझता है, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। जो ही ये मूर्ख विशेषण शब्द लगा देते हैं तो ये क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसलिए इसको अपूर्ण क्रिया बोला जाता है, क्योंकि जब तक ये मूर्ख शब्द इसके साथ नहीं लगेगा, या बुद्धिमान जो भी इसके साथ लगाओगे, यदि आपको उसको बुद्धिमान कहना है तो अजीत श्याम को बुद्धिमान समझता है, यानी बुद्धिमान मूर्ख, यानी कोई विशेषण शब्द तब तक इसमें नहीं लगाओगे, तब तक ये जो है कि क्रिया है ये पूर्ण नहीं होगी। इसको अपूर्ण क्रिया बोलते हैं। दूसरा वाक्य है, अशोक जी हमारे गुरु थे। ये थे क्रिया। अब यदि हम इस गुरु शब्द को हटा दें, अशोक जी हमारे थे, तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होगा। और गुरु क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। जो ही इसके अंदर लगेगा वाक्य में, इस क्रिया की पूर्णता को प्रकट कर देगा, यानी इस क्रिया को पूरा कर देगा। और जब तक ये शब्द या पद इसके अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक ये क्रिया अपूर्ण ही रहेगी। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, यानी मेरे पिताजी हैं। जब तक हम यहाँ पर ये संज्ञा शब्द नहीं लगाएंगे, तब तक ये है कि जो क्रिया है ये पूर्ण नहीं होगी। इस प्रकार क्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक क्रिया पूर्ण, जो अपने आप में पूर्ण होती है। दूसरी अपूर्ण क्रिया, जो कि संज्ञा विशेषण या संज्ञा शब्दों के साथ मिलने पर ही अपनी पूर्णता को प्रकट करती है। जब तक वो शब्द उस वाक्य में नहीं होते, तब तक के लिए वो क्रिया अपूर्ण रहती है, उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता। ये क्रिया की पूर्णता के आधार पर दो प्रकार थे, पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। अब हम क्रिया की संरचना के आधार पर जो हमने लिखे थे, पहला लिखा था धातु के आधार पर, जिसमें दो थे, एक तो कृदंत, एक था नाम धातु, यानी पदनाम। पदनाम में बताया था जिसमें संज्ञा विशेषण या सर्वनाम से जो हमें क्रिया बनती है। और कृदंत में हमें बताया था कि जो धातु रूप से जो क्रियाओं का रूप बनता है, जैसे खा, पी, कर, सो, जा। इसका मतलब खा से खाना, पीकर पिया, पिएंगे, कर से करना, करते, करेगा, सो से सोना, सोते, सो जाना। इस प्रकार ये क्रिया के जो मुख्य रूप, जैसे हमारी संस्कृत में पठ धातु है, उससे क्रियाएं बहुत सी बनती हैं। जैसे हिंदी में इसको ही पढ़ बोलते हैं, पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़ेंगे, पढ़ेगा। जिस प्रकार से काल में परिवर्तन होते जाएंगे, उस प्रकार से जो मुख्य मूल धातु है उससे हमारी क्रियाओं के रूप बदलते जाएंगे। दूसरा एक तरीका है नाम धातु, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से भी कभी क्रियाएं बन जाती हैं।
जैसे इस उदाहरण में सेठ ने मकान हथियाया, ये हाथ शब्द संज्ञा है और इस संज्ञा से हमने क्रिया को बना लिया, हथियाया यानी कब्जा करना। दूसरा वाक्य है मैंने राम का दृश्य फिल्माया। अभी देखिए फिल्म भी एक संज्ञा पद है और इससे हमने जो फिल्माया है एक क्रिया का निर्माण कर दिया। तीसरा है ए ने बी को दुल्हन के रूप में अपनाया। अपना एक सर्वनाम है और इस अपना सर्वनाम से हमने एक क्रिया का निर्माण कर दिया। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो क्रियाओं की उत्पत्ति है वो एक इसका मूल रूप तो धातु है। धातु के आगे जितने हम प्रत्यय लगाते जाएंगे और वो क्रियाओं का रूप बनता जाएगा। दूसरा एक प्रकार नाम धातु, यानी कुछ ऐसे संज्ञा पद भी हैं जिनसे हम क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, जैसे हाथ से हथियाया, फिल्म से फिल्माया, अपना से अपनाया। ये दो रूपों से क्रिया का निर्माण होता है, लेकिन अधिकतर क्रियाओं का निर्माण कृदंत रूप से ही होता है, जो कि हम प्रत्यय लगाते चलते जाते हैं और नई नई क्रियाएं हमारे सामने आती जाती हैं। इन्हीं के आधार पर हम काल का विभाजन, काल में जो क्रियाओं का विभाजन करते हैं कि कौन सी क्रिया भूतकाल की है, भविष्य काल की है, वर्तमान काल की है, वो सभी इन्हीं से उनका निर्माण होता है और उसके अंदर प्रत्यय लगते जाते हैं काल के हिसाब से और क्रियाओं का निर्माण होता जाता है। अब हम बारी बारी से, पहले का हमने संरचना के आधार पर नाम धातु और क्रिया धातु यानी कृदंत का हमने जिक्र किया, समझने की कोशिश की। इस प्रकार हम सभी को अब बारी बारी से पूर्वकालिक, तात्कालिक, प्रेरणार्थक को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम संरचना के हिसाब से बारी बारी से एक एक उदाहरण से उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने नाम धातु और क्रिया धातु तो कर लिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक यानी पूर्व में लगने वाली, जैसे बच्चे दूध पीकर सो गए। अब इसमें दो क्रियाएं हैं, एक पीना है, एक सोना है और गए भी इसकी सहायक क्रिया है। यानी पूर्वकालिक क्रिया, पहले उसने दूध पीने का कार्य पूर्ण किया है, उसके बाद सोने का काम किया है। ये इसलिए सोने से पहले जो क्रिया घटित हुई है, सोने से पहले जो क्रिया पूरी हुई है, उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसको पहचान कर से होती है, यानी जहाँ भी कर आएगा वो पूर्वकालिक क्रिया ही होती है। तात्कालिक क्रिया, वह खाना खाते ही सो गया। इसमें निपात के माध्यम से उस बात पर जोर दिया जाता है, यानी ये यहाँ पर क्या है, एक निपात है। कहता है कि वह खाना खाते ही सो गया, यानी खाना जो ही खाया तुरंत बाद, खाने के तुरंत बाद ही सो गया, यानी ये इसकी तत्कालिक क्रिया है। सोने से पहले जो क्रिया बिल्कुल पास में घटित हुई है और ही से इस बात का पता चलता है, यानी ही जो निपात है वो किस खाते पर जोर दे रहा है। जैसे वह नहाते ही मंदिर चला गया, यानी जो ही नहाया, नहाते ही सीधा कहाँ गया, मंदिर में, उसके बीच में कोई काम नहीं किया। यहाँ भी ही के माध्यम से इस नहाने की क्रिया पर जोर दिया गया है, इसलिए नहाते और खाते ये क्या हैं, दोनों तात्कालिक क्रियाएं हैं। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब कई क्रियाएं एक साथ हों। वह खाना खा चुका होगा, ये क्रिया है, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया, यानी मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो सब मिलकर के जो कार्य को पूर्ण करती हैं उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। इसलिए तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों संयुक्त क्रिया है। दोपहर में लोग सो रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, ये चारों क्या हैं, इसमें इस वाक्य में चारों ही संयुक्त क्रियाएं हैं। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में बताया था कि कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरे के माध्यम से उसको पूरा करवाता है। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया। अब कर्ता मोहन है, लेकिन पत्र का लिखने का काम वह सोहन से करवाता है। इसमें भी ये वा शब्द है, इस वा शब्द से इसकी पहचान होती है कि प्रेरणार्थक क्रिया में वा क्रिया में होता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, और पूर्वकालिक क्रिया में कर की पहचान होती है, जहाँ कर होता है वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। दूसरा है मोहन ने माली से दूब कटवाई। अब दूब काटने का काम माली कर रहा है, लेकिन करवा मोहन रहा है। पत्थर लिखने का काम सोहन कर रहा है, लेकिन किसके कहने से कर रहा है, मोहन के कहने से। इसलिए कर्ता स्वयं कार्य न करके
दूसरे से जो कार्य करवाता है वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और ये अंतिम मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाएं, जैसे आपको इनमें भी पता चल गया होगा, इसमें कुछ खाना इसमें मुख्य क्रिया है, खा चुका होगा ये इसकी सहायक क्रियाएं हैं, सो रहे होते हैं ये सो मुख्य क्रिया है, ये इसकी सहायक क्रिया है। इस प्रकार इस वाक्य में भी देखिए, सुरेश सुन रहा था, ये सुन मुख्य क्रिया है, रहा था ये इसकी सहायक क्रिया। इस प्रकार मैंने आज आपको क्रिया के 3 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया, बताया कि क्रिया के बिना किसी वाक्य की पूर्णता की संभावना नहीं हो सकती। क्रिया या तो करनी पड़ती है या स्वतः होती है प्रकृति के द्वारा, या कुछ क्रियाएं होने का सिर्फ आभास होता है। वो पहले मैंने 3 वाक्यों में आपको समझाया। मोहन पत्र लिख रहा है, पुस्तक अलमारी में है, हवा बह रही है। अब देखिए, एक वाक्य में क्रिया कोई व्यक्ति कर रहा है, दूसरे में प्रकृति द्वारा हो रही है, तीसरे में क्रिया पहले से घटित हुई है लेकिन बताने के समय उस क्रिया का आभास होता है। फिर उसके आधार पर मैंने बताया कि क्रिया के क्रम के आधार से 2 भेद हो सकते हैं, सहकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया में कर्म साथ हो वो सहकर्मक क्रिया है, जिस वाक्य में क्रिया साथ ना कर्म साथ ना हो वो अकर्मक क्रिया है। आपको ये भी पता है कि क्रिया का मुख्य दबाव कर्ता या कर्म पर ही होता है। कर्म भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, किसी वाक्य में 2 कर्म भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी कर्म हो सकते हैं, 1 कर्म भी हो सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है। जितने भी प्रकृति द्वारा घटित स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं वो लगभग अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तैरना, उड़ना, बहना, टूटना, जैसे पेड़ से डाले का टूटना, अपने आप से किसी पेड़ का ठूंठ हो जाना, ये सब क्रियाएं स्वतः होती हैं, प्रकृति द्वारा होती हैं। नदी का बहना, बरसात का होना, ये सब के सब लगभग अकर्मक क्रियाएं होती हैं, इनमें कर्म नहीं होता क्योंकि प्रकृति के द्वारा स्वयं घटित होती हैं। उसके बाद बताया कि क्रिया के पूर्णता के हिसाब से 2 भेद हो सकते हैं, एक पूर्ण क्रिया और एक अपूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया में ये सभी वाक्य आते ही हैं। अपूर्ण क्रिया वहाँ होती है जहाँ कोई संज्ञा शब्द जब तक वहाँ नहीं रखा जाता तब तक वो क्रिया पूर्ण होने की संभावना नहीं होती, यानी उसमें एक जिज्ञासा, उत्सुकता बनी रहती है। जैसे मेरे पिताजी अध्यापक थे, यदि थे क्रिया को हमें पूरा करना है तो पहले अध्यापक शब्द वहाँ लाना होगा। जैसे मोहन मूर्ख है, अब मोहन है लिख देते हैं तो उसमें जब तक हम मूर्ख नहीं लिखेंगे तब तक वाक्य पूर्ण नहीं होगा, यानी वो क्रिया अपूर्ण रहेगी। ये थी क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता। फिर मैंने बताया कि संरचना के हिसाब से वाक्य में नाम धातु, कृदंत धातु, कुछ क्रियाएं हम नाम धातु से बनाते हैं, जैसे उसमें बताएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से भी कुछ धातुओं क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया था आज से अतियाना, फिल्म से फिल्माना, अपना से अपनाया, ये सब क्या हैं? ये वो पद हैं जो संज्ञा पद हैं जिनसे क्रिया की उत्पत्ति होती है। और कृदंत में तो आप सब जानते हैं धातुओं से ही सारी क्रियाओं का निर्माण होता है। वो काल के विभाजन से उसमें प्रत्यय लगते जाते हैं और क्रियाओं का निर्माण होता जाता है। उसके बाद मैंने बताया पूर्वकालिक क्रिया, जैसे नाम से ही पता है, जैसे पीकर सो गए, यानी सोने से पहले के जो कार्य किया पीकर, वो ये पीकर पूर्वकालिक क्रिया है। तात्कालिक का मतलब आप समझते हैं जो तुरंत हुई है। खाना खाते ही सो गया, इसमें ही निपात के द्वारा इस क्रिया पर जोर दिया गया है। यहाँ पर भी नहाने पर जोर दिया गया है, वो भी ही निपात के द्वारा। इसमें निपात के माध्यम से जो जोर दिया जाता है पहली क्रिया पर, वो तत्कालिक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में बताया कि वह खाना खा चुका होगा, एक मुख्य क्रिया के साथ एक दिए 2 या 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम तीन सभी को मिलाकर उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। दोपहर में लोग सो रहे होते हैं, जैसे सोना मुख्य क्रिया है, रहे होते हैं इसकी सहायक क्रियाएं हैं। फिर बताया प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या है, कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके दूसरे से उस कार्य को पूर्ण करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और इसमें वा शब्द से इसकी पहचान की जाती है और पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द से उसकी पहचान की जाती है। मोहन ने माली से दूब कटवाई,
यानी मोहन स्वयं इस कार्य को न करके माली से करवाता है, लेकिन काम की शुरुआत या काम को जो करवाने का मुख्य जो बिंदु है वो मोहन है, करता है। अब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये तो आपको पता ही है, इस वाक्य में सभी में लगभग एक क्रिया मुख्य है, उसके बाद उसकी सहायक क्रियाएं हैं। ये सब मुख्य क्रियाओं के साथ सहायक क्रिया जो दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया बनती हैं। यदि इनको हम अलग अलग कर देते हैं, खा चुका होगा तो इसमें खाना क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी, और चुका क्या होगा, एक सहायक क्रिया हो जाएगी। आशा ही मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो क्रिया का टॉपिक है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।